मतलब समझते हो वैश्वीकरण का? पूरा विश्व एक, पूरा विश्व है कि अमेरिका का शेयर मार्केट अप डाउन हुआ, अपने दिक्कत आ गई, अपने मार्केट में आ जाए, इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस के अंदर जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडियन रहते हैं, उनके साथ में वहां पर कुछ भी बातचीत होती है, भारत उसको विरोध करता है, नहीं साहब ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। अमेरिका की कोई मंत्री जो है वो कोई इंडियन चुना जाता है, हम सब खुश हो रहे हैं उससे कि यार वहां पर इस प्रकार का व्यक्ति आ गया जो हमारा समर्थक व्यक्ति है, हमारे देश का व्यक्ति है। इसका मतलब पूरी दुनिया जुड़ गई, पूरी दुनिया। या अभी अभी मान लो सैन फ्रांसिस्को में कुछ भी हो जाए, 1 मिनट बाद अपने को पता चल जाता है, वरना दुनिया के इस छोर से उस छोर में पहले पता नहीं क्या चीजें हो जाती थी, पता ही चलता। इसका मतलब दुनिया जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ा हुआ चीजों के अंदर? 2 चीजें जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी। क्या क्या जुड़ा हुआ है? अर्थव्यवस्था और सोसाइटी। क्या जुड़ा है इनके अंदर? इनके अंदर एक तो बड़ी है इंटरडिपेंडेंस, परस्पर। एक तो प्रत्येक दुनिया के देश, एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, या एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। और धीरे धीरे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ते बढ़ते ये हो गई, अब इनमें क्या हो गया है? इंटीग्रेशन हो गया। जैसे यूरोप है तो उन सब ने मिला के अपना एक ही वीजा बना लिया, एक लो घूम लो भाई साहब, उन सारे देशों के अंदर घूम लो, अलग अलग वीजा लेने की भी आपको आवश्यकता। छोटे छोटे से देश है वैसे भी, सुबह बस में बैठते हैं, जर्मनी से शाम को बेल्जियम पहुंच जाते हैं, फिर बेल्जियम से निकल के इधर लग्जमबर्ग चले जाते हैं, लग्जमबर्ग से निकल के आगे चले जाओ तो घूम भी लेते हैं, छोटे छोटे देश है, और कोई वीजा दिखाने की ना आवश्यकता, दुनिया एक हो गई। वरना भारत से पाकिस्तान, भारत से नेपाल, भारत से बांग्लादेश कहीं जाना तो अपने को वीजा की आवश्यकता है। अपने भी धीरे धीरे क्या पता समझदारी कभी बढ़ेगी तो अपने भी चीजें आ जाएगी, उनमें तो बढ़ी गई तो उनमें इस प्रकार की चीजें हो रही है अपने। या आज भी तो भारत को खूब सारे देश ये सुविधाएं देते हैं कि तुम्हारे जो नागरिक है उनको अलग से कोई वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, तुम तो भेज दो, यहाँ आते हम ठप्पा लगा देंगे, वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल के टाइम में वीजा दे। एक तो ये तरीका है, मुझे फ्रांस जाना है तो पहले मैं यहाँ जो फ्रांस की एम्बेसी, एम्बेसी समझते दूतावास, उनको मैं कहता हूँ ऐसा मुझे तुम्हारे देश जाना है, परमिशन दोगे क्या? वो मुझे बुला के चेक करते हैं, थोबड़ा चेक करते हैं आने लायक है कि नहीं है, फिर वो रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बुला के रिजेक्ट कर रखा है एक बार कि ना जाने लायक नहीं है, नहीं दिया उन्होंने। एक कुछ देश है वो कहते तू तो आज जा, वीजा तैयार करा है, यहां जैसे आएगा तेरे पासपोर्ट पे टप्पा मार देंगे, आ गया। अब दुनिया एक हो गई है अपने आप के अंदर। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था और समाज में आपस में क्या बढ़ रही है? परस्पर निर्भरता, और क्या हो रहा है? एकीकरण। और ये इतना ज्यादा हो गया कि अब विश्व के किसी एक भाग में कुछ भी चेंज हो तो उसका जो अफेक्ट, इंपैक्ट जो है वो दूसरे भाग पर पड़ेगा। ये वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा बताने तो क्या बताओ कि अर्थव्यवस्था और समाज के परस्पर निर्भरता और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, परस्पर निर्भरता और एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के एक हिस्से में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से पर पुनर्जागरण रहने सा। क्या हुआ पुनर्जागरण के कारण? पुनर्जागरण के कारण लोगों में तार्किक सोच आई, है ना, लोगों का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो दूर हुआ। जब धार्मिक दृष्टिकोण दूर हुआ, पहले धार्मिक दृष्टिकोण था तो जैसे भारत में ही था कि भाई समुद्र यात्रा नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलना जुलना नहीं। अब जब पुनर्जागरण हुआ लोगों का, ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं जाओ बोले। पुनर्जागरण में हम पढ़ते हैं कि वो मानव और भूगोल की खोज है, मानव और लोगों ने दूसरे नए नए देश खोज लिए। पहले जब देश ही पता नहीं थे तो एकीकरण करोगे किसमें? अफ्रीका तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ये नीचे वाला इस प्रकार का अफ्रीका जंगलों में यहां पर भी लोग रहते हैं, फिर पता चला तो लोग वहां पर भी गए तो दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई। देख लो कहां इंग्लैंड में बैठ के भारत पे राज हो गया। तो ये अपने आप में क्या है? जोड़ने की प्रक्रिया ही अपने आप के अंदर। तो एक तो पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। पहले भाई साहब उनको चर्च कहता था ब्याज पर पैसे नहीं देने, है ना, तो इस प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रोक थी खूब सारी। अब
चर्च की बातें मानना लोगों ने बंद किया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो रोक थी वो पूरी तरीके से हट गई। हट गई तो लोगों के पास पैसे खूब सारे आए। पैसे खूब सारे आए तो बाद में क्या किया जाए? व्यापार खूब बढ़ाया जाए। व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में जाया जाए। दूसरे देशों में जाओगे तो विभिन्न देश आपस में जुड़ जाएंगे। औद्योगिक क्रांति, यही है ना सिलेबस? बस तो सिलेबस लिखना है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। नए नए उद्योग लगाए उन्होंने, है ना। इससे पहले फैक्ट्री वाला सिस्टम ही नहीं था। इससे पहले यह था कि मान लो कपड़े बनाने हैं तो लोग हाथों से बनाया करते थे। कितने बना लेंगे हाथों से? थोड़े बहुत बनते, घरेलू मार्केट में खप जाते हैं। अब आई मशीन, और मशीन आने के बाद उत्पादन को 1000 गुना बढ़ गया। 1000 गुना बढ़ गया तो अब जो इतना प्रोडक्शन हो गया उसका क्या करें? तो कहा बेच दो भाई मार्केट में। तो अपने देश के मार्केट में बेच दिया। और बच गया क्या करें? पड़ोसियों को बेच दो। और बच गया क्या करें? तो नए नई जगह जाओ, उन जगह पे जाके बेचो। नई नई जगह जाओगे तो दुनिया जुड़ेगी। यही अपने आप में क्या है? वैश्वीकरण। वैज्ञानिक क्रांति अगला लिखो, वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक अनुसंधान लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। नई नई चीजें। पहले आपको एक दूसरे जगह जाना है तो भाई साहब जहाज में बैठ के जाओगे, दिशा ही पता नहीं होती थी किधर जाएं। अब उन्होंने दिशा मापक यंत्र है वो खूब सारे बनाए, कुतुब नुमा कंपास, है ना। इस प्रकार की चीजें बन गई, बड़े जहाज बनने लग गए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना अब क्या हो गया था? आसान चीजें हो गई थी अपने आप के। आगे लिख लो, यातायात तथा संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यातायात तथा संचार के साधनों का, संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। रेलें, बसें, इस प्रकार की चीजें आ गई तो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते थे। भौगोलिक खोजें, अगला लिखो, भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। भौगोलिक खोजें। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, इनकी वजह से क्या हुआ? दुनिया को लगा अरे यार ऐसे तो मर जाएंगे, तो उस दुनिया में शांति आनी चाहिए। शांति आनी चाहिए तो क्या करें? तो मिल बैठ के बात करें। तो यूएन और ये बने, पूरी दुनिया का एक संगठन है। ये अपने आप में वैश्वीकरण नहीं है भाई? दुनिया को एक करने का प्रयास। एक तो किसी रूप में हो सकता है ना, इकोनॉमिक क्यों, पॉलिटिकल रूप से भी हुए कि भाई पूरी दुनिया की पंचायती यूएनओ करेगा। तो ये राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, या ये G7, G8, है ना, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, पूरी दुनिया का बैंक एक है। सब जगह सब लोग वहां से लोन ले सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। एक अमेरिका वहां पैसे दे रहा है, पाकिस्तान ले रहा है। हाँ, तो इंटरडिपेंडेंसी तो बड़ी है ना अपने आप में। लिखो, वैश्विक संगठनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक संगठनों का विकास। वर्ल्ड वॉर के बाद में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई थी। अमेरिका वाला अलग, रूस वाला। रूस को तब बोलते थे सोवियत यूनियन। क्या बोलते थे भाई साहब? 1991 में वो टूट गया, वरना तो उसने फिर भी दुनिया को दो भागों में बांट रखा था। इधर की दुनिया अलग और इधर की दुनिया, वो टूट गया, तब दुनिया एक ही होगी अपने आप में। लिख लो, सोवियत यूनियन का पतन या सोवियत यूनियन का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो एलपीजी ने अपने आप पूरी दुनिया को एक कर दिया। अब एक सामान दूसरी जगह पर आराम से बिक सकता था। उसके बाद हमने भी पेप्सी, कोका कोला पीने शुरू किए। पहले नहीं आते थे, देश में ये बंद थे कि ना ना अमेरिका की कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए भाई साहब, दूसरे देशों में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। फिर कहा नहीं, एक देश का सामान दूसरे देश के अंदर जा सकता है। और पूरी दुनिया में क्लाइमेट को लेके जो चेंज हुए उनका असर पड़ना शुरू हुआ। ओजोन परत में छेद हो रहा है तो पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ रहा है। पराबैंगनी किरणें कोई आ रही है तो पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जलवायु संकट, कौन सा? और दुनिया को लगा कि ना भाई साहब एक नहीं हुए तो मर जाएंगे। तब ये आपके पेरिस सम्मेलन, रियो सम्मेलन और खूब सारी इकोलॉजी में पढ़ते हो, उसमें पूरी दुनिया है, एक एक देश अलग अलग कर रहे हैं। पूरी दुनिया एक होकर जलवायु संकटों का सामना कर रही है। लिख लो, पर्यावरणीय संकट, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, पर्यावरणीय संकट या क्राइसिस, पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल क्राइसिस। फिर ये आपके आतंकवाद और इस प्रकार की चीजें आने लगी। तो अमेरिका में जाके बम मार दिया उन्होंने, भारत में जाके बम मार दिया उन्होंने। फिर पूरी दुनिया को लगा कि नहीं यार एक होना पड़ेगा इनके खिलाफ, वरना तो पार पड़ेगी
वरना कोई भारत में बम फोड़ के अमेरिका जाके बैठ जाए, अमेरिका हमें क्या मतलब है भाई। पर दुनिया एक हुई तो अमेरिकन का नाम पकड़ के भेजेंगे। थोड़े दिन पहले एक को भेजा अपने तो, है ना, क्या ना, तहवुर राणा को इधर भेजा ही है। तो क्यों भेज दिया? क्योंकि सबको पता है कि नहीं यार चीजें एक जैसी है। लिख लो, आतंकवाद, टेररिज्म, वैश्वीकरण के प्रभाव, पहले लिख लो, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। वही दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं और बुरे हो सकते हैं। लिखो पहले सकारात्मक। ऐसे एक तो ये है कि भाई जब सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो लड़ाई बंद होगी, है ना, तो शांति स्थापित होगी। बेसिक आवश्यकता व्यापार के लिए शांति सबसे अधिक आवश्यक है। अपने भी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कभी युद्ध की बात होती है, लोग कहते हैं अरे मत करो, इकोनॉमी को नुकसान पहुंच जाएगा, इकोनॉमी को नुकसान, सब तरफ इस प्रकार की बातें होती है। तो जब शांति होती है तो इकोनॉमी क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। पर पाकिस्तान से तो फिर भी करना है, भले इकोनॉमी को नुकसान हो। लिखो, डेवलपिंग नेशन जो भी है, जो विकासशील देश होते हैं, उनके पास क्या होता है भाई, उनको डेवलप तो होना है पर उनके पास में रुपए नहीं, पर वो रुपए उनको वर्ल्ड बैंक से मिल जाते हैं, आईएमएफ से मिल जाते हैं। वहां से रुपए आएंगे तो उनका जो आधारभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा जो है, उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छा होगा, बुरा होगा? वो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उन लोगों के लिए। लिखो, भारत जैसे जो देश है, इनके अंदर जब रुपए आए, विदेशों का धन प्रेषण खूब सारा हुआ, या सिंपल एक भारत जैसे कोई भी जो दूसरे देश है, उनके अंदर जब रुपए आए तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो, तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरा। रेमिटेंस कहते हैं, तो रेमिटेंस खूब सारा आने लग गया, क्योंकि अपने लोग यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, काम करते तो हमें रुपए भेज रहे हैं, रुपए भेज रहे हैं तो डॉलर हमारे पास खूब सारे आ रहे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होना अपने आप में देश का मजबूत होना है। देखो, और इस वाले मामले में तो भारत ने खूब ही नाम कमाया। वैसा अपने खूब सारे जो लोग हैं वो बाहर कमाने के लिए, हालांकि पहले भी जाते थे, पर पहले बेसिकली अपने अनस्किल्ड लेबर जाती थी, लेबर के रूप में। ये खाड़ी जो देश है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनके अंदर अपने खूब सारे लोग जाते थे मजदूरी करने के लिए ना, बेसिकली। लेकिन बाद में जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो अपने, मैंने कभी पहले ही बताया होगा कि भारत के लोगों ने दो चीजों का फायदा उठाया। एक तो भारत के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये बोले तुम खुद पे हंसो, पर वो जो मैं बता रहा था आपको कि इंग्लिश अपने को आती है, क्योंकि अपने अंग्रेजों के अधीन रहे थे। उन देशों को अंग्रेजी आती नहीं है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। और नए समय में जब दुनिया एक होने लगी तो दुनिया को एक भाषा की आवश्यकता भी महसूस हुई। वो भाषा कौन सी हो सकती थी? इंग्लिश। बाकियों को सीखनी पड़ी, हमें आ रही थी। दूसरा, कंप्यूटर हमने बहुत जल्दी सीखा और बहुत अच्छा सीखा, इसलिए दुनिया में सॉफ्टवेयर वाले जितने काम है अमेरिका के अंदर, उन सब पे हमारा कब्जा है। इसलिए आप सुनते हो कि साहब गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ट्विटर में, फेसबुक में, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी है वो सारे के सारे कौन बन गए? पर आप वापस नोटिस करोगे ज्यादातर साउथ इंडियन है, क्योंकि इंग्लिश उनकी अच्छी है ना। अपने साथ तो फिर लोचा हो रहा है ना। तो उधर रमेश कुमार, सुरेश कुमार अभी भी नहीं बन पा रहे, है ना। वेंकट रमन, राघवन, श्रीचल्लापल्ली, तिरुचिरापल्ली, है ना, वेंकटवरा, लक्ष्मणन, राघवनन, उधर वाले वही वो जा रहे हैं सारे के सारे। तो उसका कारण है कि उनको टेक्नोलॉजी में भी बहुत महारत हासिल है और उनकी इंग्लिश भी अच्छी है। तो इस वजह से भारत में क्या बढ़ गया? रेमिटेंस जो है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब दुनिया के हर देश के अंदर अपने लोग रहते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आप पढ़ते हो कि साहब अमेरिका के अंदर कोई भारतीय वहां भी चुनाव भी जीत रहा है। क्यों जीत रहा है कोई भारतीय कोई भी चुनाव जीत रहा है? क्योंकि हमारी संख्या है, हमारा वोट बैंक है। और जब भी किसी देश में आप लोग ज्यादा जाके रहते हो तो उस देश में भारत के लिए सॉफ्ट पावर का काम करते हो, कि वो जो देश है अमेरिका है वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे रखेगा, क्योंकि उनको लगता है, जो भी राष्ट्रपति बने, लगता है मेरे को इंडियंस ने वोट दिए तो इसलिए मैं इनसे रिलेशन अच्छे रखूं। और आजकल अपने वालों ने ध्यान भी देना शुरू किया है कि अपने जो जो दूसरे देशों में रहते हैं उनका अपनी सरकार भी कहती है पूरा ध्यान रखो, ताकि वहां जब चुनाव हो तो अपने अपने वालों को कहे तो अपनी बात तो मान ले थोड़ा बहुत। तो पिछली बार ट्रंप भले चुनाव हार गया, पर ट्रंप ने मोदी जी की रैली करवा दी थी। पिछली बार ट्रंप चुनाव तो हारा था, पर ट्रंप ने मोदी जी की रैली करवाई थी। अमेरिका का चुनाव प्रचार करने मोदी जी गए कि इंडियंस की एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई, मोदी जी ट्रंप की तारीफ करके आए। साहब ये, हालांकि वहां खूब भी वो चला और बहुत कम वोटों से उधर ट्रंप हार गया था, पर वो क्यों करवा रहे हैं रैली आपकी? क्योंकि वहां पर अपने वोट ज्यादा है। वोट क्यों अपने ज्यादा है? क्योंकि वहां पर अपने लोग रहने लग गए। वहां लोग क्यों रहने लग गए? क्योंकि वैश्वीकरण है
ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमी जुड़ रही है, तो अपने लोग वहां पे जाके काम कर पा रहे हैं। फिर कनेक्टिविटी बढ़ गई, कनेक्टिविटी बढ़ गई, नए नए बाजार खुले, नए नए मार्केट खुले। पहले किसी टाइम में मार्केट केवल वहीं हुआ करते जो बंदरगाह के पास है, अब इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बंदरगाह से दूर हो फिर भी वहां पर क्या हो जाएगा, मार्केट, क्योंकि क्या बढ़ गई, कनेक्ट, फ्लाइट्स हो गई खूब सारी, ट्रेनें हो गई खूब सारी, कहीं का सामान कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है, तो आप उन चीजों की भी आवश्यकता नहीं। देखो ये कोई डी मार्ट वगैरह इस टाइप कितने सारे खुल गए, तो लोकल दुकानें खत्म हो गई है। सुपरमार्केट कल्चर ने जो घरेलू बाजार था उसको धीरे धीरे खा लिया। अब व्यक्ति सोचता है कि यार मैं सब्जी भी वहीं ले लूंगा, परचून का सामान भी वहीं मिल जाएगा, इवन मेरे को जूते कपड़े लेने हैं वो भी वहीं मिल जाएंगे एक बड़े से स्टोर के अंदर, तो जो चीजें वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ठीक वैसा ही आप कर लो कि ओला उबर आई है तो आजकल टैक्सी वाले कम है। हालांकि दोनों चीजें होती है, इससे जो मार्केट होता है उसमें कंपटीशन भी बढ़ता है, और यदि कोई कंपीट कर पाता है तो वो भी आगे आ पाता है, पर फिर भी बड़े तौर पर इसने उन चीजों में कहीं ना कहीं कमी लाई। तो ये तो मशीनीकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ तो रोजगार के अवसर कम हुए। पहले ज्यादा लोगों के पास में इस प्रकार से रोजगार था, अब केवल उन्हीं लोगों को रोजगार मिल रहा था जो उस टेक्नोलॉजी में पारंगत थे, जो टेक्नोलॉजी में नहीं थे वो उससे सिस्टम से क्या हो गए, बाहर हो गए। दूसरा ये हुआ जो सुपरमार्केट कल्चर है, तो हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनमें क्या हो गई, कमी आ गई। फिर जब आप बाहर से खूब सारा सामान मंगवा रहे हो किसी देश से, तो फिर उधार भी मंगवाना पड़ता है, सारे पैसे भी नहीं होते उधार, तो एक नया है आर्थिक गुलामी। अब आप किसी देश के गुलाम तो, और वो देश आपके यहां है भी नहीं। पहले किसी टाइम में गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों को आना पड़ा, अब वो वहीं बैठे बैठे कर लेते हैं। और जिसने आपको रुपए दे रखे हैं, जिसने आपको उधार दे रखा है, वो बातें भी मनवाएगा भाई साहब, वो अपने भी चलाएगा है? कोई भी, चाइना पाकिस्तान कोई भी, भारत को भी किसी की बात माननी पड़ जाए तो अपने आप में इकोनॉमिक प्रेशर ही तो है, वो और क्या है अपने आप। नई समस्याएं कई आ गई सामने कि अब जब पूरी दुनिया जुड़ गई, तो जब एक सीरिया के अंदर कोई बंदा बैठा है और वो भारत में टेररिस्ट ग्रुप को रुपए भेज रहा है, आतंकवादियों को रुपए अलग अलग जगह से मिलने शुरू हो गए कि भाई है ना, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद का जो वित्त पोषण हो रहा है वो अपने आप के अंदर। साइबर क्राइम, कोई सोच ही नहीं सकता था इस प्रकार की चीजें भी आएगी, पर दुनिया जुड़ गई, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आई तो साइबर क्राइम जैसी चीजें, 1 मिनट के अंदर आपका पूरा खाता खाली कर दे। पहले भी था, पहले था कि भाई कोई गलत साइन करवा लिया आपसे, गलत जगह पे अंगूठा लगवा लिया आपसे, उसमें आदमी सोचता था। अब न तो कोई अंगूठा लगवाए आपसे, न कोई साइन करवाए आपसे, इवन ओटीपी भी नहीं मांगे, उसके बावजूद खाता खाली कर दिया आपका। इस प्रकार की चीजें आ गई अब अपने आप में, आ गई तो बाद में ये भी नुकसान है अपने आप। फिर वो जो उधर हमने लिखा, एक नई बहस शुरू हो गई, पर्यावरण बनाम विकास। क्या चाहिए मनुष्य, आप सोच नहीं पा रहा है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए कि एनवायरमेंट चाहिए। हमें लगता है कि नहीं यार एनवायरमेंट भी आवश्यक है, गर्मी तो बढ़ रही है या जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, फिर हमें लगता है कि फिर तो यार वो गांव में बैठे रहेंगे, कच्चे मकान में बैठे रहेंगे, डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज आएगी नहीं। लिख लो, साइबर क्राइम। आजकल तो नए नए तरीके आ गए भाई साहब, डिजिटल अरेस्ट पता नहीं क्या क्या आ रखे हैं। नहीं आजकल कई तो वैसे ही फोन करके कि भाई मैं फलाने थाने से फलाना थानेदार बोल रहा हूं, और ये आपका बेटा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और यदि इतने रुपए दो तो छोड़ देंगे और नहीं तो पकड़ लेंगे। आदमी जल्दी से डर जाता है। एक तो कोई अपने स्टूडेंट के पास है, मुझे स्टूडेंट ने वापस आके बताया, तो उसके तो कोई यूं के मारपीट के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है, तो वो बताया कि सर मैं उस दिन घर पे ही था, है ना। अब वो जिन्होंने फोन किया उन्होंने मेरे पापा को फोन किया और कहा वो आपके बेटे को मारपीट के मुकदमे में जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और इतने रुपए दोगे तो ऐसा मामला बैठ सकता है। तो पापा ने कहा रख लो। नहीं है इतने रुपए, रख लो इसको। एक कौन सी मूवी में है ना शायद ऐसे, वो किसी पुलिस वाले को फोन कर देता है कि भाई हम पुलिस से बोल रहे हैं, तो उनका उस सामने वाले ने कहा तुम बता कौन से थाने में, मैं खुद ही पुलिस में हूँ, वहीं आ जाता हूँ। पर है ऐसे करते हैं लोग, नहीं चली जहां पे तो वहां फोन काट दिया और क्या, और जहां चल गई वहां रुपए मंगा लिए। तो एक दो किसी से रुपए मंगवा लिए उन्होंने, एक किसी ने पापा ने रुपए भेज दिए और बाद में उन्होंने फोन किया, उसका कोई फोन बंद आया, पता नहीं कुछ ऐसा है। बाद में पता चला उसने कहा मैं तो क्लास के अंदर था, कि नहीं वो तो कह रहे हैं तेरे को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर ले। किसका? मेरा ही हो रहा था क्लास मेंटल रेप मैं ही करवा रहा था भाई साहब, है ना। क्लास के अंदर मैं ही बैठा हुआ था और पढ़ना पड़ रहा था, आपने इधर भेज रखा है, कोई कुछ ही नहीं कर रहा मैं तो। और लिख लो पर्यावरण, पर्यावरण बनाम विकास।
एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, पर्यावरण बनाम विकास। इस बार दीपावली के आसपास दुबई गए थे, पूरी दुबई में हैप्पी दीपावली के पोस्टर थे पूरे मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडियंस खूब सारे रहते हैं, उनके मार्केट को भी पता है कि यार इंडियंस है यहाँ पे, जिनको राजी करने के लिए लगाया जाए। इवन इतने तक क्यों, दीपावली में 20% ऑफ दुबई का मार्केट दे रहा है, क्यों? वहां अपने लोग ज्यादा है, उनको पता है कि जो इंडियन ज्यादा है, इंडियन दीपावली के आसपास खरीदारी करते हैं, धनतेरस पर खरीदारी करेंगे, वो यहाँ आएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि अरे यार ये भी दीपावली मना रहे हैं, तो ये भारतीय संस्कृति तो फली है, फली फुली है वहां पर। व्यवसायिक गतिशीलता, कोई टाइम में समाज कहता था कि एक ही प्रोफेशन होना चाहिए, जाति का प्रोफेशन फिक्स होता है। वैश्वीकरण आया, नई नई चीजें आई, तो लोगों को नए नए व्यवसाय आ गए। देख लो, व्यवसायिक गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आप ना 95 के बाद की भारतीय फिल्में देखिए, बेसिकली ना 95 की, उन ज्यादातर फिल्मों में इस प्रकार के सीन मिलेंगे आपको कि भाई दो अलग अलग जोड़ों के अंदर शादी हो रही है, अलग अलग जाति के बच्चों में शादी हो रही है, वो हनीमून मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप उससे पहले की देखिए, 90 से पहले की फिल्में देखिए, इस प्रकार की चीजें कम मिलेगी कि बाहर की लोकेशन पर शूटिंग, ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये उसके बाद 91 के बाद में चीजें बढ़ी थोड़ी, मार्केट खुला, मार्केट खुला तो बाहर जाके शूटिंग करनी भी आसान हुई, मार्केट खुला तो सोसाइटी में भी चेंज आने शुरू हुए कि लोग शहरों की तरफ ज्यादा जाने लगे, शहरों की तरफ ज्यादा जाने लगे, तो ये चीजें थोड़ी क्या हुई, कम। ये चीजें कम हुई तो एक हमने पढ़ी जजमानी प्रथा, वो तो समाप्ति हो गई। वैश्वीकरण ने अवसर दिए लोगों को अलग अलग प्रकार के, लिखो, जजमानी प्रथा कमजोर हुई, जजमानी सिस्टम गोट विकंठ। तलाक गलत लगता तुम्हें है? क्या दो लोगों के बीच में नहीं बनती है, क्या उनको पूरी जिंदगी नहीं बनते हुए साथ रहना चाहिए? सिंपल सा पंडा है यार। ये तो पुराने वाली पीढ़ी के पास में मौके नहीं थे, वो सारे लेते। उन महिलाओं को ये बातें पता नहीं थी, वरना जिन भूमियों के साथ वो रही थी ना